हेलो गाइस, आई एम आशीष। स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज क्लास 10th के मैथ के कंप्लीट टेस्ट का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। अतः आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन को भी समझिएगा। वैसे तो हम सॉल्यूशन किया हुआ है, वो आप देखिएगा तो समझ ही जाएंगे। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और आपको जानकारी बताते हैं। ये जो इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 52 है, 52 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का हल नहीं करना रहता है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ना भी रहता है, वो आप देख लेंगे, बताएंगे आपको वीडियो के साथ। फुल मार्क्स रहता है 80, पासिंग मार्क्स रखे थे 25। ये टेस्ट हुआ था गाइस, उसी का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन को 52 क्वेश्चन है ना, इस पूरे क्वेश्चंस को 4 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो बात करें सेक्शन ए, देख सकते हैं यहाँ सेक्शन ए जो आपका है वो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, जो फर्स्ट पेपर के नाम से भी जाना जाता है ना। ये फर्स्ट पेपर होगा आपका, 1-1 नंबर का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ, समझ रहे हैं ना। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो रोक लीजिएगा, जैसे इच्छा आपका मन करे वैसे कीजिएगा आप। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन 6 और 20 का HCF, द्विघात बहुपद एक्स अक्ष को मान 3 के शून्यक, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x बराबर 2 y बराबर 3 तो 2x प्लस वाई बराबर k का एक हल हो तो k का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8। इस प्रकार से AP से आपका क्वेश्चन दे दिया है। त्रिभुज से क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर इतना, तो BC ये सब क्वेश्चन दिया गया है। और Y अक्ष से 5 इकाई, यानी इस प्रकार से आपका कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन है। देख सकते हैं गाइस 30 क्वेश्चन। और उसके बाद आपका सेक्शन B स्टार्ट होता है, जो 2 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और इसमें 6 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। हालांकि इसमें 8 क्वेश्चन देता है, देख सकते हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38। फिर आपका सेक्शन C जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी 8 क्वेश्चन रहता है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन ही करना है। ये शब्द बिंदु एक का निशान ज्ञात कीजिए जहाँ AB वृत्त का व्यास है। क्वेश्चन नंबर 41, 44, 45, 40, इस प्रकार से देख लीजिए। 47, 48, 50, 51, 52, बस यही क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन को ध्यान देते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, यस, यहाँ देख लीजिए, ये सॉल्यूशन है। मेरे पास तो क्वेश्चन है, तो हम इसी से पढ़ के आपको समझाते हैं। पहला क्वेश्चन था 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। 140 दिख रहा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 होगा। या आप ऐसे लिखो या इसी को आप ऐसे लिखो। तो क्वेश्चन यही रहता है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा और इसका ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 या 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा था, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर, ध्यान सुनिए, एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या क्या होगा। देख सकते हैं गाइस, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, 1 और 1 यहाँ, 2 और 1 यहाँ, 3।
तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन। इसमें 4 ऑप्शन दिया जाता है, तो इधर आपको ऑप्शन वाला भी आंसर दे दिया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 20 का HCF बताना था। तो 6 का किस तरह से निकालते हैं हम लोग, बताए थे आपको फैक्टर करके, है ना। 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुना 3, और 20 का 2 का स्क्वायर गुना 5, 2 का स्क्वायर 4 5 20। HCF क्या होता है? तो कॉमन फैक्टर और उस छोटा वाला 2, और इसमें 2 का स्क्वायर, मतलब 2 कॉमन हो जाएगा। HCF क्या हो गया? 2। आंसर आपका ये ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। सॉरी, आपको क्वेश्चन बताया नहीं। क्वेश्चन 4 ये था, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक निकाला था, बराबर 0 रख दिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर एक्स बराबर यह स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। आपको पता है कि जब रूट से कोई भी वैल्यू हटता है तो प्लस माइनस देता है, तो प्लस रूट 3 भी होगा और माइनस रूट 3 भी होगा। एक आप ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, और दूसरा आपका था कि आप यहाँ से एक्स स्क्वायर और 3 को रूट 3 का स्क्वायर करते हैं, वहाँ से बन जाता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 5, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 क्रमिक, 2 लगातार सम संख्या का HCF क्या होगा? तो देखिए ये नेचुरल नंबर है 2 4 6 8, जो क्रमिक है लगातार लिखा हुआ सम संख्या के रूप में, तो इसका HCF क्या होगा? 2 को संख्या उठा लो कोई भी लगातार, 2 4 उठा लो, इसका भी HCF 2 होगा। 6 8 उठा लो, इसका भी 2 होगा। 4 6 उठाओ, इसका भी HCF क्या होगा? 2 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, यदि x बराबर 2 यहाँ पे दिया हुआ, y बराबर 3, 2x प्लस वाई बराबर k, तो k का मान पूछ रहा था। यहाँ देख सकते हैं x बराबर 2 दिया हुआ, y बराबर 3 दिया हुआ, तो k का मान पूछा। तो देन या तो बोलो 2x प्लस वाई बराबर k, ये समीकरण आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2 x का मान 2 है, तो 2 प्लस 3 y का मान 3 है, 2 दूनी 4 और 3 7, यानी k बराबर 7। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ये आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अल्फा बीटा 2 शून्यक है, तो क्वेश्चन पूछा था कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहता है वो a होता है, और जो x का कॉफिशिएंट रहता है मतलब गुणांक रहता है वो b होता है, और जो अचर पद में रहता है वो c होता है। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा क्या होता है? माइनस बी बटा ए, तो b माइनस लिख दिए, b का मान 3 बटा ए, ए का मान कितना? 1, माइनस 3 बटा 1 बराबर माइनस 3 हो गया। गाइस ये जितने भी क्वेश्चन है इस सबका सॉल्यूशन कराएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें, और थोड़ा टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, तो इतना तो टाइम दे ही सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण युग में 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, 4x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0, ये समीकरण आपका है। तो इसमें पूछा था, क्वेश्चन आपका क्या पूछा था इसमें? क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हाँ, हल पूछा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से x a1 a2 b1 b2 c1 c2 कंपेयर कर लिए। a1 a2 का अनुपात कितना आया? 1/2। b1 b2 का अनुपात निकाल लीजिएगा 3/5, c1 c2 का 4/6, इसको काटेंगे तो 2/3। यहाँ देख सकते हैं गाइस, किसी का भी अनुपात आपस में बराबर नहीं हुआ। ये 1/2 है, ये 3/5 है, और ये 2/3 है, कोई बराबर है नहीं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आप क्वेश्चन देखिएगा गाइस, आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट डोंट वरी, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, अद्वितीय हल, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा और संगत होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका 2 समीकरण दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 16 और x माइनस वाई बराबर 2, तो इसको हल करना था, और हल करके आपको बताना था। 4 ऑप्शन दिया जाता है, कौन सही होगा सो। तो जनरली क्या किया हम, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ दिए हैं। तो जोड़ने पर जब भी करते हैं तो साइन जैसा रहता है वो सही रहता है,
एक्स एक्स 2x हो जाएगा, ये प्लस वाई ये माइनस वाई कट जाएगा या घट जाएगा, जैसे समझिए आप, ये प्लस ये प्लस, तो 16 दूँ 18, 2x बराबर 18, तो x क्या होगा 18/2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 से 18 काटेगा 9 बार में। समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 16, तो x का मान 9 निकला है जस्ट, y बराबर 16, तो y बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी y का मान कितना हो जाएगा 7। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10, ये अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देख रहे हैं, एपी दिया हुआ आपका, इसमें क्या क्वेश्चन बोला था, 18वां पद पूछा था, 18वां पद, इस एपी का 18वां पद। जैसे तीसरा पद पूछे तो क्या बताएंगे आप, 7, दूसरा 4, पहला 1, चौथा 10, इस प्रकार से इस एपी का ऐसे एपी जाते रहेगा, है ना। इसका 18वां पद क्या होगा, तो प्रथम पद ए, डी निकालिए, 4 में से घटा दो या A2 माइनस A1 करो, तो 4 माइनस 1 किया तो 3 आ गया, 18वां पद निकाला था। तो ए 18 कैसे लिखते हैं, ए प्लस 17 डी लिखते हैं, ए का मान 1 हो गया प्लस 17, डी का मान 3, तो 17 दिया 51 और 1 52। आपका ये ऑप्शन जो दिया गया था वो ऑप्शन ए में था। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो तो एपी का एनों पद क्या होगा। ये फॉर्मूला पूछ लिया गाइस, तो आपको भली भांति फॉर्मूला मालूम होगा कि nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है। सो एनों पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पद 3 दिया हुआ, सार्वंतर माइनस 2 दिया हुआ, तो 20वां पद बोला। आपको ये जानकारी होगा कि किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज़ का जानकारी होना अति आवश्यक है, एक होता है प्रथम पद और दूसरा होता है सार्वंतर। तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ए 20 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 19 डी, ये फॉर्मूला वहीं से आता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वहीं से ये फॉर्मूला आता है। ए का मान 3, 19 डी का मान माइनस 2, 19 दूनी 38 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 38 में से 3 घटेगा 35, साइन बड़ा का साइन माइनस है इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन रहेगा, आंसर बी। इधर देख लीजिएगा आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 था कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है। हालांकि सिलेबस में हटा दिया अभी, बाकी देख लीजिए क्वेश्चन आ गया। तो एरिया का अनुपात दे दिया 16:81, तो भुजा का अनुपात पूछा, तो कुछ नहीं करते हैं, स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं, तो 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल 9, यानी 4:9, ये आपका आंसर हो जाएगा 13 का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है वो है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर दे दिया है 6√3, एस सी बराबर दे दिया है 12, बी सी दे दिया 6। तो ये पूछा था कि कौन बी का मान कितना होगा, कौन बी का मान पूछा था, है ना। तो यहाँ चेक किए थे गाइस कि हम लोग जानते हैं कि कैन स्क्वायर क्या होता है, लंबा स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो ये देख लीजिए, कैन का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, ए बी 6√3 का स्क्वायर प्लस बी सी 6 का स्क्वायर। थोड़ा कहीं फास्ट बोलते हैं तो उसके लिए आई एम सॉरी गाइस, चूँकि ये हम चाह रहे हैं कि कम से कम समय में आप इसको सॉल्यूशन देख लें, इसलिए थोड़ा तेज़ बोलते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी आप ज़्यादा तेज़ होगा तो स्पीड कम करिएगा और स्पीड स्लो होगा तो बढ़ा के देख लीजिएगा, तो फ़ोन में तो रहता ही सिस्टम। तो बी सी का मान 6 का स्क्वायर 36 और इसको किए 108 बराबर हो गए। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कैन स्क्वायर इस सब फॉलो कर गया ना, कैन स्क्वायर क्या फॉलो कर गया, लंबा स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कौन जो बी का मान होगा वो क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ भी लिख दिया ना, आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन समरूपता की कसौटी नहीं है, कौन समरूपता की कसौटी नहीं है। तो समरूपता की कसौटी आपको सिखाए थे और सर्वसम्मति की कसौटी आप लोग भी जानते होंगे बढ़िया से। सर्वसम्मति की कसौटी कितना 5 है, मतलब 5 रूल है, 5 कंडीशन है, 5 क्राइटेरिया है किसी भी 2 त्रिभुज को सर्वांगसम होने का। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, इसमें कुछ भी हो सकता है गाइस, आगे पीछे हो सकता है, इसमें दिक्कत मत लीजिएगा। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और एक RHS 1 2 3 4 5। समरूपता का कितना नियम है 3।
ट्रिपल एस एस, साइड एंगल साइड, एंगल 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 बोलो, ये ऐसे बोलते हैं एंगल एंगल मतलब ट्रिपल एंगल। ओके, तो 15 का क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंगल साइड एंगल। ये सर्वांग समतल का सॉल्व किया गया था। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। 2 पॉइंट दे दिया गया है आपका, ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट आपका यहाँ पे है। ए का कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक 2,3 है और बी का निर्देशांक 4,1 है। तो क्वेश्चन पूछा था इसमें इस का मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु मतलब ए बी का मध्य बिंदु कोई बीच में होगा, जैसे लेट से मान लीजिए पॉइंट, यहाँ पॉइंट लिखे नहीं, मान लीजिए कोई पॉइंट होगा, तो इसी का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला था। तो हम लोग जानते हैं ये एक आपका x1 होता है, y1, या आपका x2, या आपका y2। तो मिड पॉइंट MP मतलब मिड पॉइंट x बराबर, फॉर्मूला में सीखे थे x1 + x2 बटा 2, मतलब 2 + 4 और बटा 2, 2 + 4 बटा 2, इसको काट छाट कर देंगे, 4 2 6, 6 बटा 2 मतलब 3, x का मान कितना हो गया 3। इस प्रकार से y का निकालिए, y कितना निकालिए हम लोग, तो 3 + 1, फॉर्मूला क्या होता है y बराबर y1 + y2 बटा 2। तो y बराबर का क्या हो गया 3 + 1 बटा 2, 3 1 4 बटा 2, 4 बटा 2 मतलब 2 से काट दो 2 बार में, यानी x का मान 3 और y का मान 2। अतः आप बोल सकते हो कि मिड पॉइंट का जो निर्देशांक आया वो 3,2 आ जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बिंदुओं 0,0 और 36,15, 36,15 इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। समझिए फिर से, 0,0 एक पॉइंट आपका ए, दूसरा पॉइंट है बी, ए का कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक 0,0 दिया है और बी का निर्देशांक 36,15 दिया है। तो इसी का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो DF डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आई एम सॉरी गाइस, ये अंडर रूट होता है, यहाँ मिस्टेक हो गया, अंडर रूट होता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखा लिख दिए AB है ना। तो x2 36 - 0 का होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ दर्शा भी दिए, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। तो AB का मान निकालो, 36 - 0 का होल स्क्वायर ये, तो 36 - 0 मतलब 36, 36 का वर्ग 1296 होता है और 15 का 225। जब इसको जोड़ेंगे आप तो 1521 आ जाएगा, 5 6 11, 3 9 12 का 2 और ये 3 3 2 5 और 1, यानी 1521, और 1521 का वर्ग क्या होता है 39। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कुछ आपको बेसिक बता दिया ना। क्वेश्चन नंबर 18 था y अक्ष से 5 इकाई युग में और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P का निर्देशांक याद कीजिए। आपको एक तरीका सिखाए थे कि y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाता है, x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक 0,y होता है और x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है x, 0 होता है। जैसे देख लीजिए आप, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर बी हो जाएगा 5,0। ये देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, y अक्ष से 5 इकाई दूरी, y अक्ष आपका ये है, ये आपका ये y अक्ष, इससे 5 इकाई दूरी 1 2 3 4 5, यानी x का निर्देशांक दिया था ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5,0। फिर 18 के बाद 19 कहाँ चला गया, 19 ओ यहाँ पे है। साइन थीटा का मान दे दिया 3/4, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था कौशिक थीटा का मान, आप लंब बाधा कर्ण निकाल के भी चेक कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पूछा था कि कौशिक थीटा, तो आपको पता है कि साइन थीटा 3/4 है, तो कौशिक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब होता है वो, मतलब 4/3 हो जाएगा। यानी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल दिया हम BP ऐसे करके। बाकी क्वेश्चन ये पूछा था कि कौशिक थीटा का मान, तो 1/sin थीटा, इसका उल्टा कर दो, 1 और 3/4 होता है, तो इसको उल्टा कर देते तो 4/3 हो जाता। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ओके, यानी ऑप्शन इसका हो जाता बी, ऑप्शन बी हो जाता इसका। यहाँ आप लिखती होंगे कहीं, ओ सॉरी नहीं लिखे हैं, आई एम सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री पर 1,
सॉरी, क्वेश्चन ये था कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री किसके बराबर होता है? तो एक के बराबर होता है, चूँकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चूँकि यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ कोस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ कोस स्क्वायर, यहाँ थीटा का मान 18, यहाँ भी थीटा का मान 18। तो जब ये एक है तो ये भी कितना होगा? एक होगा। इसलिए 20 का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? एक होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 18 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 18 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन है 18 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 18 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो आप देख सकते हैं, इसको हल किए, 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी, तो 18 क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। कॉमन किए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर ये रहा। और हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो 18 गुना 1 18 आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, 2 साइन ए बराबर √3 है, तो इस एंगल ए का मान पूछा था। एंगल ए का मान कितना होगा? तो हम लोग लिख दिए साइन ए बराबर √3, ये 2 गुना में था, साइन ए के साथ क्या है? ये गुना में यहाँ पे है ना, तो भागा में आ जाएगा। तो साइन ए बराबर कितना आ गया? √3/2। तो साइन ए लिख दिए। बाकी आप इसका डायरेक्ट बना सकते हैं गाइस कि √3/2 है वो साइन 60 डिग्री का मान होता है। कितना किसका मान होता है? साइन 60 डिग्री का। बाकी सॉल्यूशन कराएं आपको इस तरह से, या आप 11th 12th क्लास में जाएंगे तो आपको सिखाया जाएगा इसी प्रकार से। तो √3/2 को क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री लिख दिए, ये जैसे था वैसे लिख दिए, और √3/2 को साइन 60 डिग्री दिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ साइन का आधार कोण ए है और यहाँ साइन का आधार कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको काटना नहीं रहता गाइस, चूँकि ये गुना में नहीं है, साइन और ए आपस में गुना में नहीं है। यहाँ जो ए है आधा कोण है। बहुत से स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है, क्या इसको साइन और साइन को काट नहीं सकते? नहीं काट सकते, चूँकि ए क्या है? आधा कोण है, ये गुना में नहीं है ना, इसलिए नहीं काट सकते। और 60 यहाँ साइन का आधा कोण, मतलब आधा कोण से बराबर हो गया। एंगल ए बराबर क्या होगा? 60 डिग्री। बाकी इसका एक फॉर्मूला होता है, ये साइन जब इधर जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा, है ना। तो आप डायरेक्ट लिख दिए ए बराबर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को सुन करके आपको लिखना है, समझना है। क्वेश्चन बोलता है, ध्यान सुनिएगा गाइस, एक वृत्त के एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? क्वेश्चन है, एक वृत्त है, एक वृत्त के एक पॉइंट से कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो एक वृत्त है, उस पर एक ही पॉइंट लेना है। वृत्त पर कितना पॉइंट लेना है? एक पॉइंट। तो उससे एक पॉइंट से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक ही टेंजेंट खींचाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक। ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी वृत्त पर, क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? फिर से क्वेश्चन सुनिए, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो आपको पता है कि हम लोग जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है और दोनों आपस में बराबर होता है। कहने मतलब एक बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो हम लोग 2 खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं? 2। ये पर में 10.2 है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 25, यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा? देखिए आपका ये वृत्त है, ये आपका क्या हो गया? वृत्त। और वृत्त का जो जीवा है ना, जीवा आपका यहाँ से ये वाला जीवा, ठीक है। तो इसका त्रिज्या आपका ये है, एक आपका इधर होगा और एक त्रिज्या आपका इधर होगा। ये सब आपस में बराबर है। कहने मतलब ये त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज कैसे बन गया? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर। तो उसका प्रत्येक कोण भी क्या होता है? बराबर। अब प्रत्येक जानते हैं कि त्रिभुज के में टोटल कितना कोण होता है? 360 डिग्री। सॉरी आई एम सॉरी गाइस, त्रिभुज में टोटल कोण कितना होता है? 180 डिग्री। और ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा? 60 ये होगा, 60 ये होगा, 60 ये होगा। यानी सही। आई एम सॉरी गाइस, कभी कभी बोल, चूँकि ये वीडियो बना रहा है तो कभी कभी थोड़ा हेजिटेशन होता है, उसके लिए आई एम सॉरी। बाकी आप बात तो समझ सकते हैं गाइस। तो आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या है? कोई गोला है गाइस जिसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 144 पाई सेंटीमीटर है। 144
पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका त्रिज्या क्या होगा। तो यहाँ लिखते हैं गोले का CSA बराबर कितना दिया हुआ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं गोले का CSA क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और ये आपका ये लिख दिए पाई से पाई कट गया और यहाँ लिख दिए आर स्क्वायर का मान 144, 4 ये गुना में था यहाँ भागा में आ गया और जब इसको काटेगा 4 144 को तो 36 में काट देगा तो आर स्क्वायर तो इधर जाएगा रूट और 36 का वर्गमूल 6। आंसर सी हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन ए को जल्दी से खत्म करते हैं गाइस। 30 क्वेश्चन है टोटली। उसके बाद हम लोग देखेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, सेक्शन बी में इंटी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है। तो किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होता है गाइस वो होता है आपका 1। कितना होता है फर्स्ट होता है। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है 1 और अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता 0। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। निश्चित पूछा था फिक्स अलग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 आप यहाँ देख लीजिए 2 6 4 5 2 1 3 2 लिखा हुआ। तो पूछा था इसका बहुलक। तो बहुलक में क्या होता है दिए गए ग्रुप डाटा में कौन सा संख्या बहुत बार आया है। तो 2 देख रहे हैं ना गाइस यहाँ 1 बार 2 3 यानी 2 3 बार आया है। तो इस ग्रुप डाटा का मतलब इस आपका जो डाटा पॉइंट दिया हुआ है इसमें जो आपका बहुलक होगा बहुलक कितना हो जाएगा बहुलक 2 हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 29 29वां क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट MCQ का 8 7 12 15 10 9 11 इसका पूछा है माध्यक क्या होगा या माध्यिका। तो माध्यक याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो सबसे पहले जो भी आपको डाटा पॉइंट दिया गया है इसको आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। तो 7 8 9 10 सबसे छोटा संख्या क्या होता है 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 11 12 15 लिख दिए इस तरह से। फिर यहाँ देख लें जब यहाँ गिन रहे हैं तो कितना रहा 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गया। जब डाटा आउट होता है तो फॉर्मूला होता है n+1/2 मतलब 7 1 8। देखिए यहाँ n+1/2 7 1 8/2 और इसको जब काटेंगे 8/2 को 4 4 मतलब चौथा पद और चौथा पद क्या आपका 10। बाकी मिड पॉइंट वाला भी आपका माध्यक होता है इधर से 3 और इधर से 3 बीच में कौन है 10। तो मेरा माध्यिका क्या होगा 10। ऑब्जेक्टिव का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या था क्वेश्चन 30 क्या है एक पास है डाय है उसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा मतलब क्या क्या रहता है उसमें 1 रहता 2 रहता 3 रहता 4 5 6 रहता है ना। तो क्वेश्चन पूछा था एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो सम आने की प्रायिकता क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सम आने की। तो सम कौन कौन है 2 है 4 है और 6 है। तो एक आपका यहाँ हो गया और ये आपका 4 2 हो गया 6 आपका 3 यानी 3/6 इसको काटेंगे तो 1/2 मतलब 50% बोलो या 1/2 बोलो यही आपका आंसर हो गया। ओके थैंक यू गाइस यहाँ तक आप वीडियो में बने हैं आगे भी इसी प्रकार से बने रहें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। सेक्शन बी आप सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए 2 × 6 प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का ही पहले भी हम बता चुके हैं ना। तो डेट हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है 26 और 91 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो 26 91 26 का फैक्टर किए प्राइम फैक्टर। कैसा फैक्टर प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि किए तो क्या आया 26 का 2 × 13 और 91 का 7 × 13। तो यहाँ जो कॉमन होता है वही आपका HCF होता है। तो इसमें 13 इसमें भी 13 तो 13 13 कॉमन है ये HCF हो जाएगा। LCM हाँ बहुत से समय कन्फ्यूजन रहता है कि LCM कैसे ज्ञात होता है। तो आप देखिए ये कि 26 और 91 को जब प्राइम फैक्टर आप किए हैं तो उसमें कौन कौन संख्या शामिल हुआ 2 है 13 और 7 है। तो 2 7 13 उसके बाद देखते हैं अधिकतम पावर। तो 2 का अधिकतम पावर कुछ भी नहीं है एक ही है एक रहेगा 7 का एक ही है 13 सबको गुना कर दो 7 दूनी 14 और 14 13 में गुना करेंगे 14 के 42 के 2 14 कम 14 और 14 4 18 यानी LCM कितना होगा 182। थैंक यू। ओ बार बार थैंक यू बोल रहे हैं पता नहीं क्या हो जा रहा है इतना डर भी लग रहा है
कि ऐसा नहीं कुछ हमसे गलती हो जाए। क्वेश्चन नंबर 32, बहुपद 3x² - x - 4 = 0। तो इसका पूछा था शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक। तो सिंपल है, आप क्या करते हैं, ये इधर का बराबर का ये साइड जो है ये 3 और 4 में गुना करते हैं। x² का जो भी गुणांक रहता है, कोफिशिएंट रहता है, और उसको इस टर्म में गुना करते हैं। 4 × 12 और 12 को इस प्रकार से फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए कि जिसको जोड़ने या घटाने पर आपको कितना चाहिए, -x। तो ये देखिए 3x² यानी 4 3 में कर दिए, 4 × 12 होता है ना, वही। तो 3x² + 3x - 4x, या आप ऐसे समझ सकते हैं गाइस कि मान क्या करें हम कि -x आए बीच में, तो +3x - 4x, जब -4x में घटेगा 3x तो माइनस में x आएगा ना, वही चीज़। बाकी जैसे लिखा था वैसे लिखा गया। ये टर्म नहीं बदलता, बदलते हैं हम लोग इसको, बीच वाला को, मिड, इसे बोलते हैं मिडिल टर्म, बोलते हैं मिडिल टर्म, सप्लीमेंटिंग, ऐसे कुछ बोलते हैं गाइस। चलिए, तो 3x यहाँ से यहाँ 3x² यहाँ 3x है, तो कॉमन क्या होगा 3x, चूँकि 3x यहाँ भी और 3x यहाँ भी, तो 3x कॉमन करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 3x है तो आ गया बाहर, तो यहाँ क्या होगा 1, और यहाँ 4x है और यहाँ -4 है, तो कॉमन यहाँ क्या होगा, तो -4 कॉमन होगा, चूँकि संख्या ना तो संख्या कॉमन होगा, तो -4 जब कॉमन करेंगे तो x + 1, और यहाँ से 3x - 4 और ये ब्रैकेट में जो था x + 1। ध्यान दीजिएगा कि ब्रैकेट में जो आपका x + 1 है, यहाँ भी आपका x + 1 होना चाहिए, तभी आपका सही होगा। अगर आपका यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है तो गलत हो जाएगा। तो इतना बड़ा क्या हो गया 0, तो यहाँ 2 आंसर आता है, चूँकि द्विघात समीकरण है इसलिए। 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, x = 4/3। समझ सकते कैसे हुआ सो, x + 1 = 0 तो x = -1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। यहाँ सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है, सभी क्वेश्चन का। बाकी आपको एग्जाम में, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए, तो आपको जितना क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाए आप उतना ही क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ये हम बना दिए सभी क्वेश्चन, चूँकि हमको तो पढ़ाना है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है a के p का पहला पद 2 है, सार्वंतर 3 है, और आठवां पद ज्ञात करना, आठवां पद ज्ञात करना। तो देख सकते हैं a का मान दिया हुआ, d का मान दिया हुआ, तो हम लोग किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए a और d चाहिए, और दोनों है तो लगा दो फॉर्मूला, a 8 = a + 7d, a का मान 2 + 7d 7 और d का मान 3, 7 3 कितना हो जाएगा 21, 21 और 2 23, हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 34, एक पॉइंट आपका a यहाँ है, b आपका यहाँ है, दोनों पॉइंट का निर्देशांक लिखा हुआ है, तो आपको निकालना था इसके बीच दूरी निकालना था। क्या निकालना था, दूरी, डिस्टेंस निकालना था, ठीक है, कि दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है। तो आप लोग जानते हो df मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, बराबर क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ लगा दो 4 - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 1 - 3 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 2 कटेगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, और 1 में से 3 कटेगा -2, और -2 का स्क्वायर करो तो 4, तो 4 4 8, तो √8 को क्या लिख सकते हो 2√2, तो 2 4 2 8, ए बी का मान कितना हो गया 2√2। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। आपको दिया हुआ था क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिएगा, जो आप प्लीज जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसको स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हैं ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद इधर सॉल्यूशन देखिएगा, आप समझिएगा। तो त्रिज्या आर का मान कितना दिया था 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री 60 डिग्री। तो त्रिज्याखंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 × πr²। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो θ/360 × πr²। तो थीटा का मान 60, तो यहाँ 60 लिख दिए, बटा 360, पाई का मतलब 22/7, r² 6 × 6, तो 60 से काटे कितना कटेगा 6 पर काट जाएगा, या 0 0 काटो 6 6 36, यानी डायरेक्ट काट दो इसे, या फिर डायरेक्ट क्या करो इसको काट दो,
60 छक, और ये 6 से कट गया, ऊपर है 22 और 6 और नीचे बच गया 7, तो 22 छक 132 बट्टा में 7, यही आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, 36वां क्वेश्चन। क्या बोलता है 36वां क्वेश्चन? यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या का मान दे दिया 7, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्वेश्चन पूछता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने आर कितना है 7 है, तो 7 गुने 7 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है गाइस, देख लीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 14 हो गया आपका। ओके, यानी इधर हो गया 22×7 154 माइनस 14, जब घटाएंगे तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मान निकालना था 2 tan 45 डिग्री, सॉरी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 tan 45 का मान कितना होता है? 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस प्लस दो, कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। आप देख सकते हैं यहाँ कि √3/2 यहाँ प्लस में और √3/2 यहाँ माइनस में। ये भी जानते हैं कि कोस 30 का जो मान होता है वही आपका साइन 60 का मान होता है, तो आप यहाँ भी काट सकते थे, है ना। काट दो या घटा दो, 0 मिलता, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गुना 1, आंसर क्या हो जाएगा? 2। समझ गए? आई होप आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 38, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, देख लीजिए यहाँ पे, और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बनाना है कैसे इसको गाइस? तो आप लिखिएगा, दिया है, क्या दिया है? शंकु का ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो लगा दो फॉर्मूला, फिट अप कर दो, 1/3 पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर 7 गुना 7, h मतलब 12, तो काट दो। अच्छा देख लीजिए, इसको डेट हम काटे हैं, नहीं सॉरी डेट क्या काटे, ये 7 से 7 काट गया, 7 काट गया, 3 से काट दो 12 को 4 बार में, अब कितना हो जाएगा? गुना कर दीजिए, 22 और 7 चौको कितना हो जाएगा? 28, गुना कर दीजिए फिर, 28 दूनी 56 के 6, हाथ में 5, 28 दूनी 56 और 56 5 61, तो आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब। आयतन पूछा था इसलिए इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। चलिए थोड़ा रेस्ट भी लेने का मन करता है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप रिलैक्स कीजिएगा। बोलते बोलते गला सूखने लगा था, इसलिए बोतल भी है, तो सोचे क्यों ना पानी पी ले। अब क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी, इसमें 3 गुना 6 यानी 8 क्वेश्चन इसमें भी है, जो आपको कितना बनाना? 6 क्वेश्चन बनाना, 6 या 18 नंबर का यहाँ भी रहेगा। तो पहला क्वेश्चन था आपका सेक्शन सी का, सिद्ध करे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको डायरेक्ट सोल्यूशन करा रहे हैं, आपको समझ सकते हैं, चूँकि ये सोल्यूशन ही है, आपका सोल्यूशन PDF ही है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या, उल्टा हम लोग मान लेते हैं ना। तो जब इसको परिमेय संख्या मान लिया 6 + √2 को, तो हम लोग सबको पता है कि परिमेय संख्या कैसे होता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P तथा Q सहभाज है तथा Q = 0, मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं लेना हमको। और सहभाज मतलब होता है 2 ऐसी संख्याएं जिसका HCF 1 हो, मतलब 2 ऐसा संख्या जिसमें कॉमन कुछ भी ना हो एक के अलावा। मतलब या ऐसे भी बोल सकते हो कि उसको कोई काटे तो सिर्फ एक काटे, उसका गुणनखंड हो तो सिर्फ और सिर्फ एक हो और एक के अलावा नहीं, ऐसा कुछ। ये आप सीखेंगे जब सिद्ध किया होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या हो वहाँ पे। तो ठीक है, हम लोग कहाँ थे? 6 + √2 बराबर P/Q, तो यहाँ √2 बराबर लिख दिए P/Q, 6 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में,
फिर यहाँ से रूट 2 बराबर हो गया इसका, जो भी आप हल करते हैं सोल्यूशन तो कर ही सकते हैं आप। तो पी माइनस 6Q बटा Q हो जाएगा। आप यहाँ देखिएगा P माइनस 6Q बटा Q, मतलब आप इसको समझिए खाली राइट साइड वाला है ना, P माइनस 6Q बटा Q, ये बटा में लिखा हुआ और Q का मान कुछ होगा, P का मान कुछ होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या, परिमेय संख्या। ओके, हम भी मानते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या तो बराबर इधर रूट 2 है, तो इसका मतलब हम इसको भी कह सकते हैं परिमेय संख्या ना, यस कह सकते हैं। इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन आप याद रखो ना, लेकिन यह मान्यता गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसलिए जो क्वेश्चन का था 6 प्लस रूट 2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है ना, ऐसे। इसलिए तो आपको इस प्रकार से सोल्यूशन करते हैं ना, देख लीजिएगा, ढंग से उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बाकी रिवीजन के लिए आपका ये मोस्ट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 40, 40वां क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन 40 क्या था, बिंदु एक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है, मतलब केंद्र का निर्देशांक दे दिया 2, -3, तथा बी का निर्देशांक 1,4 है, मतलब इस ए का निर्देशांक निकाला था। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे x1 और y1 होता है, बीच में आप x y ले सकते हो, और इधर आपका x2 और y2 होता है, और ये मिड पॉइंट है, चूँकि सेंटर है, व्यास है, और व्यास का मिड पॉइंट यानी सेंटर है आपका, है ना। तो हम लोग यहाँ पे MP का यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट का यूज कर सकते हैं, या लिख भी दिए, माना ए का निर्देशांक x1, y1 है, और बी का निर्देशांक कितना था 1,4, और केंद्र P का निर्देशांक इतना, सब जो भी आप फिगर में वो आप यहाँ लिख दिया गया है। तो मिडिल पॉइंट x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, तो x1 प्लस x2 1, देख लीजिए इधर बटा 2, यहाँ से हल कर लो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 2 क्रॉस मल्टीपल होता है ना, 2 दूनी 4, यानी x1 प्लस 1 बराबर 4, तो x1 का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 4 इधर घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार से y के लिए समझिए, y का फॉर्मूला क्या लिखा गया, y1 प्लस y2 बटा 2, तो y1 प्लस y2 4, यानी y1 प्लस 4 बटा 2, इसको हल कर लो। और y का मान कितना दिया था, यहाँ दिया था -3, जिस प्रकार से x का मान कितना दिया था 2, ये आपका x का मान है, ये y का मान है, तो y1 प्लस 4 पर क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6, साइन है तो माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दो, तो y1 का मान कितना होगा, प्लस का 4 इधर जाएगा तो -6 और -4 तो -10। अतः हम लोग बोल सकते हैं बिंदु एक का निर्देशांक कितना हो गया, 3, -10 हो गया। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 41, AP से क्वेश्चन है ये। चलिए यहाँ डेट आपको समझा देते हैं गाइस। प्रथम पद दे दिया 5, सार्वंत दे दिया D 3, और एनो पद दे दिया 50। तो क्वेश्चन पूछा था कि पदों की संख्या क्या होगा, मतलब n का मान पूछा है और सम पूछा है, योग पूछा है, पदों का योग है। तो आप देख लीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप समझिए आपको तो ये n और SN ज्ञात करना है। सोचिए इसके बारे में कि क्या इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला है, इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला या इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला है, वहाँ से ज्ञात कीजिए। हाँ, n का स्पेशल फॉर्मूला है, n का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 50 बराबर a का मान 5, तो 5 लिख दिए, प्लस n ये तो ज्ञात करना है ना, n - 1 इंटू डी का मान देखिए 3 है तो 3 लिख दिए। अब देखिए 50, ये 5 को इधर लिखाएंगे तो घट जाएगा, प्लस में है ना, घट जाएगा, तो 50 में से 5 घट गया तो कितना जाएगा 45, बराबर क्या हो जाएगा n - 1 इंटू 3। अब देख लीजिए ये 3 गुना के साथ है, n - 1 के रिस्पेक्ट में ये क्या गुना में है, तो 3 से इसको काट दो, कितना काटेगा 45, 15 या 45, यानी 15 बार क्या हो गया n - 1, इसलिए n बार क्या हो जाएगा, ये -1 इधर जब जाएगा तो 15 1 16, तो n का मान कितना हो गया 16। ठीक है, n का मान कितना हो गया 16, देख लीजिए कैसे निकालने से समझ जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, हाँ जो ये क्वेश्चन और इसमें पूछा था, SN भी पूछा था, तो SN का फॉर्मूला लगा दो यहाँ। SN बराबर क्या होता है ny2 इंटू a प्लस n, ये शॉर्ट फॉर्मूला, बाकी इसका लॉन्ग फॉर्मूला होता है, क्या होता है ny2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ओके, अरे n यही वाला होता है ना, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला होता है, n जो है ना n, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है। तो a एक आपका ये और यहाँ a,
टू ए हो जाता है, बाकी वही फॉर्मूला रहता है सब, ठीक है। तो एन का मान कितना निकाले हम लोग, देखिए जस्ट निकाले हम लोग, एन का मान कितना निकाले हैं 15 × 16। तो यहाँ देख लीजिए आप, तो एन का मान 16/2, ए का मान 5 था, प्लस एन का मान 50, देख लीजिए एन का मान कितना था 50। तो 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, 2 16 को काटेगा कितना काटेगा, तो 8 बार कटेगा। तो 8 और 55 गुना कर दो, 8 5 40 सुना, और 8 5 40 और 4 44। तो ये क्वेश्चन भी मेरा हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 42 में क्या कहा था क्वेश्चन, तो द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 का शून्यक ज्ञात करना, और साथ ही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, तथा अल्फा इंटू बीटा का मान भी लिखना है, मतलब शून्यकों का योग लिखना है और शून्यकों का गुणनफल भी लिखना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो द्विघात समीकरण इसको हल करो, जैसे द्विघात बहुपद को हल करते हो, तो x² यहाँ 10 को फैक्टर करो, जिसको जोड़ने घटाने पर 7, तो एक टूट जाएगा 5 और 2 में, 5 दूनी 10 और 5 दूनी क्या होगा 10, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, ठीक है। तो x² जो गाइस ये जो लिखा हुआ है गाइस x² + 10, ये चेंज नहीं होता, जैसे लिखा था वैसा ही रहता है। x² यहाँ है, 10 यहाँ है। इस 7x को हम लोग वैसा कुछ कंडीशन करते हैं ना, वैसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और फिर उसके बाद सोल्व करते हैं। तो 7x क्या लिख सकते हैं 5x + 2x, बाकी समझ सकते हैं, आपको सिखाया गया होगा कि आप कैसे मतलब द्विघात समीकरण हल करना। तो यहाँ 5x, यहाँ x² कॉमन क्या होगा x, तो x कॉमन कर लीजिए, x + 5, और यहाँ 2 कॉमन, संख्या 2x और यहाँ 10, तो यहाँ संख्या कॉमन होगा यहाँ x, तो x कॉमन किया तो x 5x और x कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x कॉमन करेंगे x + 5 यहाँ जगह प्लस यहाँ 10 यहाँ 2x, तो कॉमन क्या होगा 2x + 5, यानी ब्रैकेट में देखो यहाँ x + 5 यहाँ भी x + 5, यानी सेम है, तो सेम, और x + 2 = 0, तो एक हो जाएगा x + 2 = 0, और दूसरा हो जाएगा x + 5 = 0। यहाँ 2 आंसर आता है, 2 रूट आता है, 2 मूल आता है ना, 2 वैल्यू आता है। तो x का मान हो गया -2 और x का मान हो गया -5, तो ये तो शून्यक निकालिए। अब यहाँ कुछ ना किया मान लिया ना, माना अल्फा बराबर, इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया, चूँकि यहाँ भी x का मान है यहाँ भी x का मान है, तो ऐसा कहते कुछ अलग अलग मानते हैं। तो यहाँ अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, ओ सॉरी अल्फा प्लस बीटा डेट निकाल दिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान -5, इसको जब हल करेंगे तो -7 आ जाएगा। इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा का मान -2 बीटा का मान -5, गुना कर दीजिए 5 दूनी 10 और माइनस प्लस, यानी 10 होगा, चेक भी कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, यदि a और b क्रमशः -2,2 और 2,4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। मतलब A का निर्देशांक आपको दिया गया है, B का भी निर्देशांक दिया गया, एक बिंदु P है, इसी का निर्देशांक निकालना है, मतलब x और y का मान निकालना, और आपको ये भी दे दिया कि AP का मान 3/7 AB। तो इस तरह का क्वेश्चन को सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग हल करते हैं ना, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है उससे हल करते हैं। तो यहाँ तो AP का मान दिया हुआ AP मतलब ये वाला, तो ऐसा करते हैं हम लोग BP निकाल लेते हैं। अगर हम लोग AB में से AP को घटा दें तो BP निकल जाएगा। देखिए BP कैसे निकालें, AB में से AP घटा दीजिए, AB माइनस AP, और AP का मान कितना 3/7 AB, तो 3/7 AB लिख दिए। इसको जब आप हल करेंगे तो 7 AB माइनस 3 AB घट जाएगा तो कितना देगा, BP 4/7 AB, अनुपात निकाल दीजिए AP अनुपात BP, AP का मान 3/7 AB और BP का मान 4/7 AB, तो AB से AB कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4, 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4, देख लीजिए है ना, 3 अनुपात 4, ठीक है। और इसको हल करते हैं हम लोग, अगला पेज ले लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, y के लिए फॉर्मूला ये होता है आपका। तो इसको हल यहाँ थोड़ा समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, दूर हो गया ना, आप देख लीजिएगा वहाँ पे समझ जाएगा ना। m1 का मान 3 है और x2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 4 है और x1 का मान -2 है।
और M1 M2, M1 3 है और M2 4 है, तो इसको हल कर दिए। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में 60 घटेगा, माइनस 2/7 आ जाएगा। और इस प्रकार से y का मान 4 3 12 माइनस में और 4 दूनी 8 माइनस में, माइनस 12 और माइनस 8 मतलब माइनस 20/7। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि बिंदु P का जो निर्देशांक हो गया वो क्या हो गया, माइनस 2/7 कोमा माइनस 20/7। ये आपका था ना क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन आपका यही था, देखिए है ना, यही बिंदु इसका निकाला था ना, तो देख लीजिए सब यहाँ मिला लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, 44वां क्वेश्चन। बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोलता है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को हल कीजिए। मतलब आपको दो समीकरण दिया गया है गाइस, x प्लस वाई बराबर 14 दिया और x माइनस वाई बराबर 4 दिया, ये फर्स्ट और ये सेकंड समीकरण। तो इस तरह का प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या सकते हैं, कैसे करते हैं इसको हल, तो कोई भी समीकरण को उठा लीजिए यहाँ से। जैसे लेट से मान लो हम फर्स्ट समीकरण को उठा लिए, x प्लस वाई बराबर 14, तो यहाँ से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। x का मान निकाल के उसमें पुट अप कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना। मतलब x का मान निकाल लेना और दूसरे समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब प्रतिस्थापित कर देना, इसलिए इसका नाम पड़ता है प्रतिस्थापन विधि। लीजिए आपको इसका भी समझा दें मतलब। तो चलिए हल करते हैं इसको। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 लिख दिए। यहाँ से x पर मान निकाल दिए, तो 14 ये प्लस को इधर आएगा तो माइनस में। फिर क्या लिखे, x का मान, देखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान सुनिएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या उसको पहले समझाते हैं। x माइनस वाई बराबर 4 है ना, यही तो x माइनस वाई बराबर 4, तो x जहाँ पे था वहाँ पे 14 माइनस वाई लिखना था ना, तो 14 इसके बदले क्या लिख दिया, 14 माइनस वाई, और माइनस वाई ऑलरेडी था, तो इतना बड़ा कितना हो गया, 4 लिखा दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस 2y हो जाएगा, जुट जाएगा ना, और 14 ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10, ठीक है, काट दो, यानी 2 से 5 में कट जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, ओ ऊपर देखना पड़ेगा, y का मान कितना हो जाएगा 5, और y का मान 5 आ गया, तो अभी कहीं भी रख दीजिए y का मान, समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, दोनों में से कहीं भी रखें तो x का मान निकल ही जाएगा। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस वाई का मान 5 बराबर 14, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर 9, इसी को बोलते हैं वाई सब्स्टिट्यूट मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल कर दिया ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मतलब अभी 8 क्वेश्चन और है ना, 8-7 क्वेश्चन अभी और हैं, तो समझा देते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। सो ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और उनका गुणनफल 182 हो। तो मान लिए, माना पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या 27 माइनस x। चलिए इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए दो दोस्त है, ठीक है, और दोनों दोस्त के पास जो पैसा है ना वो मान लीजिए 20 रुपया है। दोनों दोस्त के पास पैसा कितना है, 20 रुपया। मान लीजिए राम के पास पैसा जो है 7 रुपया है, तो मतलब एक दोस्त के पास 7 रुपया है, तो अगला दोस्त के पास कितना होगा, तो 20 में से घटाएंगे, तो वही बोलते हैं माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या जो टोटल आपका था उसमें से घट जाएगा, तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। मतलब पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x, और इसका योग निकालेंगे तभी तो, योग निकालेंगे तो 27 भी आ जाएगा, चेक भी कर सकते हो आप। तो पहला संख्या x हो गया और दूसरी संख्या 27 माइनस x हो गया। क्वेश्चन फिर समझिए, क्वेश्चन ये था ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनका योग कितना था 27, तो पहला संख्या में x मान ली, तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस x होगा, ठीक है, चूँकि टोटल में से घटाएंगे ना तभी तो निकलेगा। जैसे मान लो कि ऐसे ही समझिए, जैसे मान लीजिए दोनों का योग 27 है, मान लीजिए इसके पास पहला संख्या जो है 13 है, तो दूसरा संख्या कितना निकलेगा, तो 27 में से 13 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 14 आएगा जी। सेम टू सेम समझना अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब बोलता था, अब आगे बोला था कि दोनों का गुणनफल जो है वो 182 है, तो x और 27 माइनस x। चलिए हल कीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर और 182 इधर लिखा गया, तो माइनस 182 बराबर 0। यहाँ इसको बोलते हैं दैट एम्प्लाइज, मतलब इसका मतलब है ना, क्या लिख दिया हम, जो माइनस एक्स स्क्वायर था वो प्लस में लिखा गया, ये प्लस में था ये माइनस लिखा गया, माइनस में था प्लस में लिखा गया बराबर 0।
इसको हल कर दो, देखो समीकरण लग गया ना, हल कर दीजिए। तो 182 को फैक्टर कीजिए, जिसको जोड़ने घटाने पर 27 आना चाहिए। तो 14 13 में आ जाएगा, 14 तिया 42 और 14 कम 4 18 है ना, और 14 13 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस में करेंगे। तो यहाँ कर दिया माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x। देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रहा और 182 के 182 रहा, चेंज क्या होता है? तो बीच वाला चेंज होता है ना, बीच वाला खाली बदलता है। तो यहाँ 14x है, यहाँ x है, तो कॉमन क्या होगा x, तो x कॉमन कर लिए, x माइनस 14, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ 182, यहाँ 113, तो संख्या कॉमन है 13 यहाँ, तो 13 यहाँ भी कॉमन है, तो 13x माइनस माइनस प्लस, तभी तो प्लस हुआ। तो 13 इसको जब कॉमन कर लिए तो यहाँ कितना आएगा 14 जगह। ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 14, x माइनस 14 ये लिख दिए, x माइनस 13, तो ये लिखिए, यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा। x माइनस 13 बराबर 0, अगला हुआ x माइनस 14 बराबर 0, तो जो x माइनस 13 बराबर 0 है इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 13, और यदि आप x माइनस 14 बराबर 0 तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14। यहाँ आप निकाल सकते हो। अतः पहली संख्या आप 13 मानते हो, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो योग था 27 नहीं, तो 27 में से 13 घटा दो, कितना होगा 14। या फिर आप ऐसे कहते हो कि हम पहली संख्या 14 को मानेंगे, मान लो भाई तुम्हारा मन, तो पहली संख्या 14, फर्स्ट नंबर कितना है 14, तो सेकंड क्या होगा 27 में से 14 घटा दो, 13 आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में देखते हैं 46, 46वां क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा गाइस आप। अच्छा, ये इतना दूर हम लोग पहुंच गए, कुछ क्वेश्चन को और देखना, उसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। आप वीडियो में बने रहे, थोड़ा रिलैक्स भी करो यार, बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कितना देर क्लास अभी हुआ, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ तो अकेले तो अजीब जैसा लग रहा है। SBN कोचिंग से ही वीडियो डाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, हम सॉरी गाइस थोड़ा पानी पी रहे थे। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रयोजन है कि गेंद लाल हो। मतलब सिंपल क्वेश्चन है गाइस कि कोई थैला है जिसमें लाल गेंद की जो संख्या है ना वो 3 है, कितना है 3, और काली गेंद की जो संख्या है ना वो 5 है। तो क्या हम लोग यहाँ ना बता सकते हैं कुल गेंद की संख्या, हाँ 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। हम लोग टोटल गेंद निकाल लिए, टोटल बॉल निकाल लिए। तो क्वेश्चन पूछा था कि जो निकाला गया जो गेंद है रैंडमली डाला था ना, हाथ डाला था और निकाला था, तो बोला कि इसका प्रयोजकता ज्ञात कीजिए, किसका, लाल गेंद निकालने का। तो यहाँ लिख दिए। इसको कैसे पढ़ते हैं गाइस, प्रोबेबिलिटी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी या प्रयोजकता बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल निकलने की। तो लाल गेंदा कितना था 3 था, और टोटल कितना 8, यानी 8 आउटकम था ना, उसमें से 3 आया था ना, तो 3/8, यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन डी आएगा। सेक्शन डी यहाँ लिखे नहीं गाइस, आई एम सॉरी। 46 के बाद जितने भी अब आगे क्वेश्चन जो आएगा वो अब आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो इसमें से 4 क्वेश्चन बनाना होगा, बाकी इसमें क्वेश्चन दिया होगा 6 क्वेश्चन। तो सेक्शन डी अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 था, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अधरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब समझाते हैं आपको, देखिए ये आपका बर्तन है अर्धगोले आकार का, दिख रहा है, और इस पर एक बेलन अधरोपित है। क्या अधरोपित है, बेलन, ये दिख रहा है ऊपर वाला शेप, ऊपर वाला जो शेप दिख रहा है, शेप ऊपर वाला ये अर्धगोला, ये बेलन इस पर अधरोपित है। बताया जाता है, क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धगोला का जो त्रिज्या है ना, सॉरी व्यास जो है वो व्यास है 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना है 14, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या कितना होगा 14/2 मतलब 7 आ जाएगा। और ये जो पूरा बर्तन है, इस पूरा बर्तन का जो हाइट दिया है ना गाइस वो 13 सेंटीमीटर है। कितना है 13 सेंटीमीटर ऊंचाई है। यहाँ लिखे हैं अर्धगोले की त्रिज्या निकालें, r = 14/2 की है, 7 आ गया। बेलन की त्रिज्या r कितना गया 7। अच्छा, जो आपका अर्धगोला की त्रिज्या हुआ ये आपका बेलन की त्रिज्या होगा, चूँकि अधरोपित है। अधरोपित मतलब होता है
बराबर तरीके से ढकना, बराबर तरीका से ढकना, मतलब कहने का मतलब कि दोनों का सेम व्यास रहेगा। कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ पर अधिरोपित है तो उसका व्यास क्या होगा, सेम। जैसे हम लोग दोनों का किसी भी मानव का जो हाथ होता है, व्यक्ति का अपना हाथ, वो क्या होता है, सर्वांगसम होता है, मतलब एक दूसरे को आसानी से कवर कर लेता है, ढक लेता है, आसानी से ओवरलैप हो जाता है ना। तो अच्छा, बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो ये आप समझिएगा कि जो बेलन, जो आपका अर्धगोलक जो त्रिज्या होता है, जो आपका अर्धगोलक का त्रिज्या होता है वही आपका अर्धगोलक का ऊंचाई होता है। मतलब यहाँ से त्रिज्या कितना है, 7, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक वो भी कितना होगा, 7। तो टोटल था 13, और 13 में से यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे कितना, 7, तो क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा बेलन का। तो 13 में से क्या कर दिए, अच्छा बेलन, इसको डैश मतलब समझना, बेलन और मतलब कि बेलन की ऊंचाई h बराबर 13 माइनस 7 से घटा देंगे कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो निकालना था क्या, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था ना। तो यहाँ लिख दीजिए, तो बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपसे पूछता है कि क्या था, इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आप समझिए कि कहाँ का मतलब इसका क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे पेंट कर सकते हैं और यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। अपने क्लास में तो सही समझाया था स्टूडेंट को, है ना, पेंट करने वाला सिस्टम, कि इस अर्धगोलक के चारों ओर पेंट कर सकते हैं, उस बेलन के चारों, तो चारों मतलब इसका भी CS है और इसका CS है, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ओके, तो यहाँ लिख दिए, तो बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का CS प्लस अर्धगोलक का CS। बेलन का CS का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH, और अर्धगोलक का 2 पाई R²। यहाँ देख सकते हैं कि 2 पाई R यहाँ भी है और 2 पाई R यहाँ भी है, तो कॉमन कर लीजिए। तो जब कॉमन करें तो क्या होगा, H प्लस R, 2 पाई का मान 22/7 और R 7 है, लिख दिए। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में ऊपर नीचे करके वीडियो। और H का मतलब किसका, शंकु का ऊंचाई, हाइट ऑफ कोन, 6 प्लस इसका R 7, तो ये 7 से 7 काट गया, 22 दूनी, हम सॉरी गाइस, 22 दूनी 44 और 6 7 13, गुना कर दीजिए। 13 चौको 52 के 2 और 13 चौको 52 और 52 5 57, आपका हो गया यही आंसर 572। इसमें 6 क्वेश्चन देगा गाइस, जो आपको 6 क्वेश्चन नहीं बनाना, आपको इसमें 4 क्वेश्चन बनाना है ना, समझ गए। अगला क्वेश्चन नंबर 48, हम सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं, बाकी आप इसमें से 4 क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना, लगभग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया गया है, बाकी एक आपका प्रैक्टिस के लिए रहेगा, तो आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। सो फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। चलिए, आपका वृत्त हो गया, वो केंद्र का वृत्त है, बाहरी बिंदु P है, इससे एक स्पर्शरेखा खींच दिए PQ और दूसरा स्पर्शरेखा खींच दिए PR, जो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, यही सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं। माना वो केंद्र का वृत्त है जिसके बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्शरेखाएं क्या है, PQ तथा PR है, PQ तथा PR है। चलिए आगे देखते हैं, सिद्ध करना क्या, PQ और PR, क्या सिद्ध करना है, PQ बराबर ये लंबाई जो है इस लंबाई के बराबर है। तो यहाँ कुछ रचना करते हैं, रचना क्या करते हैं, केंद्र O को Q तथा R से मिलाया और बाहरी बिंदु P को केंद्र O से मिलाया, मतलब देख लीजिए आप यहाँ पे यही होता है, केंद्र O को Q से और R से मिलाएं और बाहरी बिंदु P को केंद्र O से मिलाएं, ठीक है। और यहाँ बन गया त्रिभुज, एक त्रिभुज आपका ये है, एक त्रिभुज ये, PQO और PRO। तो देखिए सिद्ध करना था, ये रचना कर लिए त्रिभुज PQ और PRO में, आप देख लीजिएगा उसको। तो जब इसको यहाँ आप देखेंगे, चलिए यहाँ पे फिर से लाते हैं, OQ आपसे पूछना चाहते हैं, OQ क्या है, ये त्रिभुज में OQ क्या है, त्रिज्या है, यहाँ OR क्या है, त्रिज्या, यानी कह सकते हैं आप कि जो OQ होगा वो OR साइड के बराबर होगा, मतलब OQ बराबर OR त्रिज्या से बराबर हो जाएगा। और जो OP है इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन। और यहाँ हम ये भी जानते हैं परमेट 10.1 से कि जो त्रिज्या होता है वो स्पर्शरेखा पर लंब होता है, मतलब 90 कोण यहाँ भी 90 कोण है यहाँ, मतलब ये कोण और ये कोण 90 से बराबर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया 90 से, और ये त्रिज्या बराबर हो गया, ये वाला भुजा कॉमन,
ये दोनों को सर्वांग करेंगे गाइस, तभी तो ये दोनों बराबर होगा। इसलिए सर्वांग करना त्रिभुज कौन को ना, त्रिभुज का नाम क्या होगा, PQO और PRO। स्पीड बोल रहे हैं हम, आई एम सॉरी, बट थोड़ा सा लेट भी हो रहा है तो सोच रहे जल्दी हो जाए। ओके, बाकी आप देखिएगा पीछे करके आगे करके, जैसे समय ना वो समझ लीजिएगा। हाँ, तो OQ बराबर हुआ त्रिज्या से, OP बराबर OP कॉमन है, ये इसी को बोलते हैं वेनिस्ट, और कौन Q बराबर कौन R। ये कैसे बराबर हुआ, तो दोनों 90 डिग्री से। कौन सा नियम अप्लाई हुआ, कौन सा कसौटी या क्राइटेरिया अप्लाई हुआ, तो RHS सर्वांग कसौटी से। RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड है। सर्वांग करने का कितना विधि है, 5 मेथड है ना, 5 मेथड से 2 त्रिभुज का सर्वांग किया जाता है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वांग, जब भी 2 त्रिभुज सर्वांग हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो हर तरह से आपस में बराबर हो गया। उसका भुजा बात करो, उसका कोण बात करो, जिसको हम लोग बोलते हैं CPCT। CPCT मतलब होता है गाइस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। इसका हिंदी बात करें तो सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग, यानी यहाँ से PQ उठाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा PR, यहाँ से OQ उठाते तो ये सब ऑलरेडी सब बराबर था, हमको प्रूव करना था PQ बराबर PR, तो PQ और PR प्रूव कर दिए। और रीजन दे दीजिएगा कारण कैसे बराबर हुआ, CPCT से प्रूव्ड। यहाँ लिखिएगा भी प्रूव्ड, चूँकि सिद्ध किए हैं, ये आंसर नहीं है, सिद्ध क्या हुआ है ना। चलिए 4 क्वेश्चन और हैं, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसका सॉल्व करने का 2-3 मेथड है। या तो आप LHS को हल करते जाइए, RHS के बराबर ला दीजिए, या फिर RHS को हल करते जाइए, LHS के जैसा ला दीजिए। या फिर एक मेथड ये होता है कि LHS को भी हल कीजिए और RHS को भी हल कीजिए और दोनों को एक जैसा कर दीजिए। ये 3 मेथड होता है ना। तो ज़्यादा जो 90% जो यूज़ होता है, मतलब हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी सबका अपना अपना होता है। हालांकि इसको हम 3 मेथड्स बना सकते हैं, बाकी आपको एक ही मेथड सीखना है, एक ही मेथड सब बनाइएगा। तो क्या लिखेंगे, सोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा। ये आपको प्रूव करना, ठीक है, इतना बराबर इतना लाना, मतलब LHS बराबर RHS से प्रूव करना। तो हम चलते हैं LHS से। तो जो आपका LHS लिखा हुआ वो लिख दिए सेम टू सेम, कॉपी है, डिट्टू कॉपी इसकी का है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आगे देखिए, आप देख सकते हैं कि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में कॉमन क्या नजर आता है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा होता है और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से 1/sin थीटा लिखा गया और यहाँ से कोस थीटा बटा sin थीटा। यहाँ भी हर में साइन है, यहाँ भी हर में sin थीटा है ना, दोनों जगह सेम है। तो एलसीएम क्या होगा, सेम है तो सेम आ जाएगा। यहाँ 5 रहता है, यहाँ 5, तो एलसीएम 5 आ जाता है। तो इसी प्रकार से एलसीएम क्या होगा, sin थीटा। तो sin थीटा जब सेम रहता है, आधार सेम रहता है ना, घटाव में रहता है, तो जो ऊपर वाला लिख रहा है वही लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिए 1 माइनस कॉस, अब इसको ऐसा क्या करते हैं, ये स्क्वायर है, अंश के लिए भी स्क्वायर है और हर के लिए भी, मतलब नोमिनेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए, और साइन थीटा का होल स्क्वायर कहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा था। ध्यान दीजिएगा गाइस, बहुत से स्टूडेंट गलती करता है, थीटा पर स्क्वायर करता है, जो कि गलत है। थीटा पर कभी स्क्वायर नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा लिखिए या साइन थीटा का ब्रैकेट देकर होल स्क्वायर कीजिए, वो चलेगा, बाकी एंगल का स्क्वायर कभी नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे, 1 माइनस कोस थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिख दो, या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, 2 बार लिख सकते हो ना इसको, तो वही लिख दिए। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, बटन लिखा हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा जैसे था वैसे लिख दिए, सेम मैच रहने दिए। एक है तो एक का स्क्वायर करो, अरे एक का स्क्वायर करो, क्यों करो, कुछ भी करो, एक ही होता है, ठीक। एक का पावर 200 भी करेंगे तो भी एक आएगा, एक का पावर 1 लाख भी करेंगे तो भी एक ही आएगा, है ना। एक का पावर कोई भी करिए, कोई संख्या ले लीजिए, एक ही आएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, यहाँ देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, सेम टू सेम। यहाँ देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यदि एक को हम एक को a मान लेते हैं और कोस को b मान लेते हैं, है ना, तो उस प्रकार से
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक प्लस कोस्टा और एक माइनस कोस्टा, एक माइनस कोस्टा और एक माइनस कोस्टा, यहाँ क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि दोनों से गुना में है ना, और ये भी गुना में बटा में, ये कट जाएगा। ऊपर क्या गया 1 माइनस कोस्टा बटा 1 प्लस कोस्टा, और यही लाना था गाइस 1 माइनस कोस्टा प्लस 1 प्लस कोस्टा बराबर क्या लिख देंगे आरएचएस प्रूफ। देख सकते हैं आप, यही था आपका ये क्वेश्चन था ना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग 49 देख लेते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ के एक बार सुना देते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। एक क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, सॉरी पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की लंबाई, पतंग में लगी डोर की लंबाई अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध गया। कोई मतलब एक भूमि के कोई बिंदु से, मतलब कहीं पे कह सकते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई लकड़ी भूमि में गाड़ दिया गया और उसमें धागा को बांध दिया है ना, ऐसे बोल सकते हैं। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ, ये आपका भूमि है, बीच से आपका क्या है भूमि, और डोरी का झुकाव कितना डिग्री है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, जो आपका एसी जो डोर की लंबाई है जिसको एल मानेंगे, वो उसमें कोई ढील नहीं, मतलब पूरी तरह से टाइट है, स्ट्रेट है, सीधा, कुछ भी लूज नहीं है ना, पूरा स्ट्रेट है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई निकालना है, एसी निकालना है। तो देखिए चलिए अब इसको समझाते हैं आपको। देखिए एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब उड़ रही है, ये उड़ रहा है ना। थोड़ा ये पता नहीं चलता किस लिंक किया, आपको लिंक किया है, आप सॉरी गाइस, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। ए बी का मान कितना हो गया, नाम था दी ए बी सी है ना, कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है 60 मीटर है ना। तो ये लिख दिए। यूनियन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, निकालिए यूनियन कोण। माना डोर की लंबाई क्या मान लिया एल, जो ए सी आपका एल मान लिए है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हैं। अच्छा इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग ये भी सीखते हैं कि मतलब क्या दिया क्या ज्ञात करना। आपको ये वाला दिया वाला ए बी दिया है और ए एल ज्ञात करना, तो इसमें रेशियो लगाएंगे। तो रेशियो दो तरीका से लगता है, अनुपात दो तरह से लगता है, या तो ए बी बटा ए सी बोलिए, या फिर ए सी बटा ए बी, मतलब 60 बटा एल या एल बटा 60, वही बोल रहे हैं ना। तो ए बी बटा क्या लिख रहे हैं एस सी, और ए बी का मान कितना है 60 और ए सी का मान एल। तो ए बी बटा एस सी, और यहाँ देख लीजिए लंब बटा क्या हो गया कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा होता है, तो वही लिख दिए ए बी बटा एस सी। ए बी का मान 60 है, एस सी निकालना था एल, लिख दिए साइन 60 लिख दिए, 60 बटा एल सेम टू सेम रहेगा। साइन 60 का मान जानते हैं हम लोग कितना, वैल्यू इसका याद करना पड़ेगा। साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, तो यहाँ से गुना कर दीजिए, तो √3 एल बराबर क्या हो गया 60 दूने 120, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 120 बटम क्या होगा √3। यहाँ से बहुत सारे टीचर क्या बताते हैं, ये करते हैं कि हर कपड़े में करें लो, आप भी कर सकते हो। बाकी इसका एक तरीका आप समझ सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि 120 को ये 3 से कट भी करेगा है ना, 40 से कटेगा है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से लिखिए, कैसे 120 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 40 √3 गुने √3, चूँकि √3 और √3 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और 40 से क्या होगा 120, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। और बटम √3 था तो √3 लिख दें, √3 से √3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 40 √3, यानी आप बता सकते हैं कि जो डोर की जो लंबाई था ना वो क्या आ गया एल बराबर 60 √3 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, 2 क्वेश्चन और है गाइस। फिर से पानी पीना पड़ेगा, प्यास लग जाता बहुत जोर जोर से। अगर वीडियो में थोड़ा ज़्यादा थी और बकवासबाजी होता तो आप वीडियो को स्पीड करके देख लीजिएगा, ओके। कहीं ज़्यादा स्लो बोलेंगे तो, बाकी हमको लगता नहीं कि स्लो हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है सुन लीजिए। द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0। तो इसका विविधता निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालना है, और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल भी ज्ञात करना है। कहने मतलब ये आपको द्विघात समीकरण दिया होगा, ठीक है 3x ये वाला। तो विविधता निकालना है, विविधता मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी से डिनोट करते हैं ना,
फिर मूलों की प्रकृति बताना, नेचर ऑफ रूट बताना, ठीक। फिर द्विघाती सूत्र का यूज करना है और रूट भी ज्ञात करना, मूल भी ज्ञात करना, मतलब आंसर भी लाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो ये आपका समीकरण है, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही लिखा था, है ना। बी जो एक्स का गुणांक कितना है -5, इसको भूल जाता है, एक्स का गुणांक कितना है -5। सी अचर पद होता 2। तो हम लोग जानते हैं विविक्तर डी बराबर, विविक्तर डी बराबर। अच्छा, ये विविक्तर क्या होता क्या, तो एक चेक करने का विधि है, एक चेक करने का विधि है। आप इससे पता कर लेते हैं कि विविक्तर क्या आया। विविक्तर जो आएगा वो बता देगा कि रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा, किसी का मूल्यों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, ये बताता है विविक्तर। तो फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो डी का डी लिख दिए, बी का मान -5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, फॉर्मूला माइनस तो -4 AC, ए का मान 3 और सी का मान 2। तो 4 के 12 दूनी 24 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। कहने मतलब 25 में से 24 घटा दो तो डी का मान कितना आ गया 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि डी ग्रेटर देन 0, सिंस डी ग्रेटर देन 0, चूंकि डी यहाँ क्या है 0 से बड़ा है, 1 है ना, डी का मान कितना गया 1। तो हम लोग बोल सकते हैं, अच्छा जहाँ डी है वहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं आप, बाकी आप ऐसे कीजिएगा कि डी 0 से क्या बड़ा है, इसलिए मूलों की प्रकृति होगा, मतलब वास्तविक होगा ना। मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं भिन्न। अच्छा भिन्न बोलिए या असमान बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है, भिन्न या फिर असमान। अच्छा जब डी 0 आ जाता तो वास्तविक एवं समान हो जाता, क्या होता समान, और यहाँ भिन्न वाला सिस्टम कट जाता। और कब हम लोग कब मूल नहीं ज्ञात किया जाता है, तो जब डी का मान नेगेटिव आ जाता है, माइनस में आ जाएगा ना, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते, यहीं तक आके स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं भिन्न है, असमान है। अच्छा ये क्वेश्चन हमको पता है गाइस, ये किस तरह से आपको नंबर देता था पहले, है ना। जिस समय हम लोग तैयारी करते थे उस समय हम लोग का जो नंबर दिया जाता था, इसको लिखने में खाली ये टर्म को लिखने में 1 नंबर मिलता था, विविधता ज्ञात करने में 2 नंबर मिलता था, ठीक है। और जब मूलों की प्रकृति बताते थे तो यहाँ से 1 नंबर दिया जाता था, और द्विघाती सूत्र में 2 यानी 6 नंबर पहले पूछता था। ये 2019 का बात है, 2019-2020 का। बाकी अब जो हुआ, अब जो 6 नंबर का जो था उसको 5 नंबर कर दिया अब, ठीक है। चलिए, तो वास्तविक एवं भिन्न या फिर असमान है। तो द्विघाती सूत्र हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सूत्र क्या, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो x बराबर माइनस और b का मान -5 प्लस माइनस √d, का मान 1 आया था, देख लीजिए d का मान कितना आया था 1 आया था ना, यह लिख दी 1/2a, 2 और a का मान 3, तो 2 3 6। तो मास ये प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस 1/6, यहाँ से 2 आंसर आने वाला है गाइस, ध्यान दीजिएगा। एक प्लस में यूज होगा, एक माइनस में, मतलब 5 + 1 होगा और एक 5 - 1 होगा, देखिए यहाँ लिख दीजिए। तो 5 + 1/6 और 5 - 1/6, तो 5 + 1/6 मतलब 6/6 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 4/6। तो एक आंसर आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और 4/6 ये 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी 2 बटा कितना जाएगा 3, यानी 2 मूल आ गया आपका, 2 रूट आपका ये आ गया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना कंप्लीट हो गया 51। एंड दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टोटल क्वेश्चन, मतलब पूरे क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है ना, पूरा मैथ का मतलब जो भी आपका है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपका माध्य बहुलक या माध्यक से क्वेश्चन रहता है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझ जाते हैं। बोलता है निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है, उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़ा दिया गया था वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन से आप मिला लीजिएगा। पूछा था कि बहुलक निकालना था, क्या निकालना था बहुलक। तो जो आयु दिया था वर्ष में उसको हम वर्ग अंतराल मान लिए, 5 से 15, 15 से 25 है, 25 से 35 है, और 35 से 45 है, और 45 से 55 है। और जो आपका रोगियों की संख्या दिया था, मतलब नंबर ऑफ पेशेंट जो दिया था उसको बराबरता मानिए, जिसको FI से डिनोट करते हैं। तो ये 6 हो गया, 5 से 15 6, और ये चलिए इसको समझा देते हैं ना, इसका मतलब समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, मतलब 6 पेशेंट ऐसे हैं जिनका जो मतलब 6 रोगी ऐसे हैं किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है जिनका जो एज है, उम्र है, आयु है वो 5 से 15 साल हो रहा है, मतलब किसी का 5 साल हो रहा हो, किसी 6 साल, इस प्रकार से 21
पेशेंट मतलब 21 रोगी ऐसे हैं जिनका जो एज है मतलब हॉस्पिटल में वो 25 से 35 तक है ना, मतलब किसी का एज 25 साल हो रहा, किसी का 26 साल, किसी का 30 साल, किसी का 34 साल, इस प्रकार से है ना। तो ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सॉरी गाइस, हाँ क्वेश्चन क्या बोला, हाँ बहुलक ही तो बोला है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हम लोग देखते हैं कि वो ग्रुप वो डाटा पॉइंट क्या आएगा जिससे मतलब ये सारी जानकारी हम लोग एकत्रित कर पाएँ। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब ऐसे कितने पेशेंट हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट कहाँ पे आया। तो देख रहे हैं कि ये वाला लाइन मतलब 23 पेशेंट ऐसे है, 23 रोगी ऐसे है जिनका जो एज है ना वो 35 से 45। तो मेरा बहुलक वाला यही सिस्टम हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F0 मतलब F0, और इसको बोलते हैं F2। ओके, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो आप फिर से देख लीजिए, यहाँ मिला लीजिए 6, 11, 21, 23, 14, 5। इसमें देखते हैं कि सबसे सीनियर नंबर कौन है, सबसे बड़ा संख्या क्या है। तो 23 है, तो इसी लाइन को क्या करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। कर लिया अंडरलाइन। और जो 35 है इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, मतलब निचली वर्ग सीमा या फिर निम्न वर्ग सीमा, और इसको बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा या अपर क्लास लिमिट। तो इसको अंडरलाइन कर लिए। अब यहीं से पूरा डाटा आ जाता है गाइस। ये मेरा हो गया F1 हो गया, ये मेरा L का मान हो गया, और जो डिफरेंस रहा था डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस जितना भी 15 से 25, 5 से 15, 35 45, 45 से 55, ये डिफरेंस ये आपका एज होता है, वर्ग अंतराल की माप होता है, वर्ग अंतराल की माप या वर्ग माप बोलते हैं जिसको। और ये आपका 21 F0 हो जाएगा, और आपका F2 14 हो जाएगा, और एच का मान इतना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। एल का मान 35, एल का मान कितना हो गया 35, F1 का मान 23, F0 या F0 का मान 21, और F2 का मान 14, और H जो वर्ग अंतराल की माप होता है डिफरेंस है ना, वर्ग अंतराल की जो डिफरेंस है वो कितना घटा लीजिए 10 आएगा, तो इसका मान 10। बस ये लिख दिए। तो फॉर्मूला लिखिए और बना दीजिए। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0, अच्छा F0 भी बोलते हैं इसको, F0 बोलते हैं, जैसे आप समझिए। F1 माइनस F0 अपॉन मतलब बट्टा 2F1 माइनस F2 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फिर से सुन लीजिए, बहुलक इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो L का मान 35 लिख दिए, F1 का मान 23 लिख दिए, F0 21 तो 21 लिख दिए, और बट्टा में 2F1। अच्छा देखिए F1 आपका F1 कितना 23 है, तो 2F1 है निकालेंगे, गुना कर देना 2 से, 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, वही लिख दिए 46। F0 21 माइनस 14, ये माइनस 14 और 21 क्या हो जाएगा जुट जाएगा ये, और इंटू H 10। चलिए इसको आगे बढ़ते, 35 प्लस 23 में से 21 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा 46, और 21 14 को जब जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 35 और 10 और 2 गुना कर दीजिए, 10 दूनी 20, और जब 46 में से 35 घटेगा तो कितना आ जाएगा 11। अब 11 से अच्छा बहुत से स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ एलसीएम ले लेता है, 11 35 गुना करेगा फिर जोड़ेगा, वैसे मत कीजिए आप इसको डेट आप यहीं पे काट दीजिए। तो 20 को 11 से जब भाग करेंगे 20 में तो 1.81 तक आगे भी जाएगा, बाकी हमको क्या देखो यहाँ कर दीजिए, लगा दिए भाग, 11 20 में भाग लगा दिए, 11 का 11 9 आएगा, पॉइंट बैठाएँ 0 11 थे 88, इसको हल्के तो 1.81, तो 35 और 1.81 जोड़ दो तो 35 से 36.81, यानी आपका आंसर कितना हो गया 36.81 बस, यानी आपका ये आंसर हो गया करेक्ट। तो ये हमारा पूरा जो आपका मैथ का जो टेस्ट जो था पूरा कंप्लीट करा दिए। ये वीडियो भी पूरा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वैसे मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रामाशीष स्टाडर है, और ये टेस्ट लिए थे उसी का सॉल्यूशन प्रोवाइड किए 18 जनवरी 2026 को लिए थे ना। तो इसका काफ़ी लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, बाकी उसके लिए आई एम सॉरी, लेट हुआ, किसी कंडीशन में फंस गए थे, किसी टेक्निकल इशू कुछ प्रॉब्लम था है ना, मतलब ये सुविधा नहीं था इसलिए।
तो आज बैठे हुए थे तो सोचे कि बना देते वीडियो। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और कुछ किसी प्रकार का सजेस्ट हमको देना है तो आप दे सकते हैं। अगर किसी प्रकार से गलती होता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आपका एक छोटा सा एक भाई दोस्त ये वीडियो बना के भेज रहा है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।